डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी हुई है, जबकि साग डार साहब की जानिब से कहा गया है कि अफसोसनाक होगा कि अगर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस सिर्फ तकरीरों पर ख़त्म होगी। देखिए, ये जो आज बज़ाहिर ऐसा लगता है जी कि तमाम तर जो सफारती कोशिशें थीं वो शायद ख़त्म हो जाएं और ये मामला जो है ये बड़ी जंग या बड़े तसादुम की तरफ दोबारा चले जाएं। जी अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि अभी जब हम भी बात कर रहे हैं तो इजलास वहाँ पे जारी है कतर में, और वहाँ पे तैयब उर्दुगन भी हैं, वहाँ पे अनवर इब्राहिम भी हैं, वहाँ पे ईरान के मसूद पज़ेश्कियाँ भी हैं, वहाँ शिया सुदानी भी हैं इराक़ के, वहाँ पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी हैं जी और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सिसी भी हैं, और सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहम्मद बिन सुलेमान भी हैं, और तमाम मुल्कों की क़यादत मौजूद है। लेबनान के जनरल जोसेफ एओं भी हैं और अहमद शरा भी हैं सीरिया से। लेकिन आज कल, बल्कि कल मार्को रूबियो जो हैं वो कल का दिन तो उन्होंने ज़ाहिर है वो कोई ऐसी उनकी मसरूफियत सामने नहीं आई सवाए इसके कि वो जो दीवार गरिया है, वेलिंग वॉल, जो कि अच्छा इसको क्रिश्चियंस ने नाम दिया है, ये सही जो वेलिंग वॉल का नाम है ये क्रिश्चियंस की तरफ से दिया हुआ नाम, ये जो ज्यूज़ हैं उन्होंने ये नाम नहीं दिया। तो ये जो है ये दीवार गरिया जिसके किनारे या जिसके तरफ खड़े होके वो रोते हैं, और वो जो है वो दीवार गरिया, ये जो दीवार गरिया जहाँ पे नेतन्याहू भी साथ थे, और नेतन्याहू के साथ जो है वो मार्को रूबियो और उनके जो इसराइल में अमेरिकन एम्बेसडर, अब वहाँ पर ये जो दीवारें गरिया है ये जहन में रहे कि ये जो दूसरा टेंपल जब गिरा है, ठीक है, तो उस दूसरे यानी दूसरे हैकल सुलेमानी की जो अगर कोई बाकियात मौजूद हैं तो वो ये उसकी एक वेस्टर्न वॉल है, और ये कुरे अर्थ पे सबसे मुकद्दस जगह है यहूदियों की, और ये जो वेस्टर्न वॉल है ये ज़ाहिर है कि मशरकी यरूशलेम शहर जो है वो इसराइल जब बना तो फिर उसके बाद 48 में एक हिस्सा इसराइल जो है वो ले गया उसके 48 की जंग में, फिर 67 की जो जंग है उस 67 की जंग में फिर वो और आगे आ गया, तो बॉर्डर जो है 73 की जंग जो यौन कपूर की हुई उसमें भी तो इसराइल जो है वो अपने बढ़ाते बढ़ाते और फिर अल्टीमेटली जो है ये माहदे वगैरह सारे होते रहे, जो इजिप्ट के साथ हो या जॉर्डन के साथ हो या अब्राहम अकॉर्ड्स हो। बाय द वे आज अब अब्राहम अकॉर्ड के 5 साल हो गए। 15 सितंबर 2020 को 2 मुल्कों के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात। इनके साथ जो है वो जो वाइट हाउस की बालकनी में जो है वो 2 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के, और साथ नेतन्याहू, उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी, ये आज ये 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर अब हम आ गए 15 सितंबर 2025, और मार्को रूबियो से
बात शुरू करते हैं कि वो दीवार गरिया पे जो है उन्होंने कल चक्कर लगाया, वहाँ पे दुआ वगैरह पड़ी, और फिर उसके बाद जो है वो आज उनकी बाकायदा, कल भी यकीनन मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन आज उनकी बाकायदा तमाम रोज़ जो है उनकी मुलाकातें जारी रही। कोई एक 1-on-1 उनकी मुलाकात तवील नेतन्याहू के साथ हुई, मार्को रूबियो। अच्छा, मार्को रूबियो जो है वो जहन में रहे कि मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी खारजा भी हैं, सेक्रेटरी स्टेट भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं माइक वॉल्स के जाने के बाद, जो कि इसराइल को खबरें पहुंचा रहा था। यानी उसको इस इल्ज़ाम पे हटाया गया था, ये जहन में रहे कि वो बराह रास्त मोसाद के लिए या इसराइल के लिए वो काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। बहरहाल मार्को रूबियो जो है वो, मार्को रूबियो ज़ाहिर है उस दिन जब वज़ीर आज़म कतर गए थे, वली अहद और वज़ीर आज़म कतर जो भी मेज़बान हैं दोहा में, तो ये इनके साथ मुलाकात भी हुई थी उस दिन रात को अशाइये के बाद, जो हमने बात की थी कि जेडी वेंस और मार्को रूबियो के साथ वो हमें नज़र आए थे जी। उसके बाद वो वहाँ से मार्को रूबियो इसराइल आ गए थे, और इसराइल में कल उन्होंने फिर ये यहाँ का दौरा किया यरूशलेम का, और आज उनकी तल अवीव में बड़ी तफसीली मुलाकात हुई नेतन्याहू से। नेतन्याहू से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद जो है उनकी जो है वो बाकी भी लोग उनके जो है रॉन दैमर और ये और वो सारे, लेकिन अब ये मामला सारे इररिलेवेंट इसलिए हो गए कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि कतर के साथ मामला तय करते हुए ख्याल रखें वो हमारा इत्तेहादी है। दूसरी जो बात है वो ये कि मार्को रूबियो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तसर सी, तवील नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू के साथ, और उसमें नेतन्याहू ने 3-4 बातें ऐसी कहीं जो कि बहुत अहम। पहली बात तो नेतन्याहू ने कहा कि हमें कहीं भी हमास के रहनुमा मिलेंगे, हम फिर हमला करेंगे और फिर हमला करेंगे और फिर हमला करेंगे। ठीक है, सेक्रेटरी स्टेट के सामने। दूसरी जो बात उसने की, उसने कहा कि ये जो हमला है जो हमने किया है जी। इसराइल ने कतर पे, इसको नाकाम ना समझा जाए बल्कि एक पैगाम समझा जाए, और उसकी वजह यह है कि हमें किसी किस्म की कोई पशेमानी नहीं है, और हम दोबारा ये बात करें कि हमने मैसेज दिया है हम फिर हमले करेंगे और फिर करेंगे। ये बात मार्को रूबियो के सामने उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू ने कहा कि उसने तस्लीम किया कि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं और हमें शदीद माली नुकसान इस वक्त हो रहा है इसराइल को, और सफारती तौर पे भी हम तनहा हो रहे हैं, इसराइल तनहा हो रहा है, लेकिन ये है कि हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे, हम जंग करेंगे, और कोई फ़लस्तीनी रियासत और कोई भी किसी चीज़ को हम तस्लीम नहीं करते, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो जब ये हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आज सुबह से लेके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो 26 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे और मज़ीद बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा था। और यहाँ पर ये अरब जितने हैं सारे इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक, इनका इजलास हो रहा था। लेकिन एक बात नेतन्याहू ने ऐसी कही जो मेरे लिए गैर मुतवक्को थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो तो नेतन्याहू ने एक जुमला उसमें से कहा जो मतलब वो बात तो बढ़ाते 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 आगे गया ना, लेकिन एक बात फिर उसने आगे से कही, और उसने कहा कि ये कतर और फ़लस्तीनियों और बाकी जो मुल्क हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ इनकी मदद, खामोश मदद, अब उसने पता नहीं इंटेलिजेंस कहा या जो भी उसने कहा जो खामोश मदद इनकी एक मुल्क कर रहा है, और उसका उन्होंने नाम लिया और कहा कि चाइना इनकी मदद कर रहा है।
ये जितने इसराइल के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं उनके पीछे चाइना भी है। चाइना का नाम लिया बाकायदा। ये ज़हन में रखें कि चाइना जो है वो उन मुल्कों में से है जो बाकायदा, चाइना बड़ा, आपको पता है, बड़े सॉफ्ट उनके जुमले और तरीके से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, लेकिन गज़ा के मामले पे वो इसको जेनोसाइड, ठीक है, वो जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए इसको वॉर क्रिमिनल। चाइना बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है इस गज़ा और दो रियासती हल का हामी, और बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है ये गज़ा में जो कुछ हो रहा है। तो इसने कहा कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं उसमें चाइना भी है। अब ज़ाहिर है कि मार्को रूबियो ने इस पर कोई बात नहीं की। वो बहरहाल मार्को रूबियो ने वही बात की कि हम जो है वो साथ हैं और हमारे ताल्लुकात आपसे अच्छे रहेंगे। उसके बाद मार्को रूबियो वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन सवाल यह है कि मार्को रूबियो कहाँ गए? जी, मार्को रूबियो कतर पहुँच रहे हैं। ये जैसे ही इजलास ख़त्म होगा तो मार्को रूबियो कतर पहुँच जाएंगे। सही। अभी हो सकता है यूएस एम्बेसी में हो, लेकिन उनका जो अगला स्टॉप है वो कतर है, या वो रास्ते में कहीं रुके हों किसी जगह, लेकिन वो आज रात को, आज शाम को वो कतर में होंगे। उस वक्त तक देखना यह है कि ये अभी तक मार्को रूबियो की सिर्फ कतर में ही मुलाकातें हैं। अभी तक उनका किसी और मुल्क के का ऑफिशियल विजिट का ऐलान नहीं हुआ। कतर का भी एक्चुअली ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो रवाना कतर हो गए। आज वो कतर, इसराइल से कतर पहुंचेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी यहाँ पे एलामिया जारी होता है या जो भी मामला तय होते हैं, इनको भी यकीनन इल्म है कि मार्को रूबियो वहाँ से पहुँच रहे हैं। और जो तुर्किया में, जो तुर्की और सीरिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं कतर में, और वो जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस किसी तरह से हालात को ख़राब होने से रोका जाए। जो और वो जो है वो यहाँ पे एक लिपापुती वाला हिसाब किताब और वो सारे के मामलात किसी तरह बिगड़े ना, किसी तरह ख़राब ना हो, किसी तरह से जंग रुक जाए, आगे ना हो, ये तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये है कि ये मामला जो हैं ये ख़राबी की तरफ बज़ाहिर जाते नज़र आ रहे हैं। सही। अच्छा, इसलिए उसकी वजह यह है कि अब ऑप्शंस कम हो गए हैं, यानी बात गज़ा से बढ़ गई है जी। गज़ा से बात अब बढ़ चुकी है। और जब ये कह दिया उसने खड़े होकर नेतन्याहू ने कि हम तो फिर, मतलब है कि वो उधर से ट्रम्प कह रहे हैं कि एहतियात करें, एहतियात करें, कतर हमारा दोस्त है। यानी ये नहीं कि आप कहीं पर और हमला ना करें, रोक दी या नहीं, आप एहतियात करें कतर के साथ मामला तय करने में, कतर हमारा लाए है। और ये नेतन्याहू बार बार खड़ा होकर कह रहा है वहाँ पे, और मार्को रूबियो ने उनको इंटरव्यू भी नहीं किया कि हम फिर हमला करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। अच्छा, अब मसला, अब ऑप्शंस ख़त्म हो गए, सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखें कि अच्छा, हमास की जो लीडरशिप है इस वक्त जी, वो एक अरब मुल्क में ही है। सही। ठीक, और वो आप समझ लें कि वो बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ मतलब वो बिल्कुल सिक्योर है। और ये एक ऐसा काम हुआ है, ये एक ऐसा काम अब हो चुका है जो अब सबके हाथ से निकल गया। देखिए, जो हमास है ना, ये आप भूल जाएं इस बात को कि हमास के कितने लोग, कितने रहनुमा शहीद हो गए, कितने शहीद नहीं हुए, क्या हुआ, कितने छोड़ दें। हमास पहले से ज़्यादा मजबूत होके पूरे इस खत्ते में अपनी एक जड़ें मजबूत कर चुकी है, जिसका शिद्दत से कई इस्लामी ममालिक को भी अंदाज़ा है। और अगर इन्होंने अब इस वक्त इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई प्रॉपर एक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत जितना इस खत्ते को देखा है मैंने और पढ़ा है और खाक छानी है इतने साल यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि हमास
सबसे ताकतवर बन के अब उभरेगी। अच्छा, उसकी वजूहात हैं। सही। सबसे पहली वजह तो ये कि हमास जो है वो शेख अहमद यासीन ने कायम की थी, और शेख अहमद यासीन जो है वो अखवानुल मुस्लिमून, जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे वो वाबस्ता थे। और ये उस दौर की बात है जब गज़ा और मिस्र एक थे, तो सारे लोग जो गज़ा में पैदा होते थे वो मिस्र में थे, और मिस्र और गज़ा और ये सारा सिलसिला। ये तो बाद में जो जंगें हुई उनके नतीजे में गज़ा छिना है, और फिर 2005 में वापस हुआ है, यानी उसमें से इसराइल निकला है। वो तो गज़ा तो बाद में छिना है ना, इजिप्ट के पास है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि वो गज़ा में पैदा हुए और एक ख़ास एज ग्रुप के लोग, तो इसका मतलब है वो इजिप्ट में पैदा हुए। इजिप्ट था वहाँ पे, फ़लस्तीनी इलाका था, काफ़ी खुद मुख्तारी भी थी, लेकिन बहरहाल इजिप्ट वहाँ पे मौजूद था। 67। अच्छा, अब अखवानुल मुस्लिमून जो है उसको 97 साल 27, उसको आप समझें कि कोई 98 साल हो जाएंगे उसको। 27 से अगर शुरू करें तो 1927 में अखवानुल मुस्लिमून कायम हुई थी। सही। सैयद हसन अल बना, और 98 साल से वो तहरीक मौजूद है और मजबूत से मजबूतर हो रही है। आप देखें ना, अभी पूरा जो वेस्ट एशिया या ये पूरा जो, अगर आप कहेंगे सबसे मजबूत कोई एक तो वैसे सियासी जमातें नहीं होती मुल्कों में, अरब मुल्कों में, लेकिन अगर कोई एक सियासी जमात है, एक तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है ना, वो तो PLO तो ख़त्म होके फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का हिस्सा बन गई थी फतह, वो तो अथॉरिटी है, वो तो रूल कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन बहरहाल PLO भी कह सकते हैं कि है, लेकिन बाकी तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कहीं।